मॉर्निंग क्लास। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे? रिवोकेशन ऑफ ऑफर। अच्छा, तो हम लोगों ने ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो फर्स्ट चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया है, राइट? वो चैप्टर हो गया था। क्वेश्चंस देख लिए थे हम लोगों ने एक बार। तुम लोगों ने घर जाके एक बार देखे क्या क्वेश्चंस? केस स्टडीज वाले देखे थे? देखे थे क्वेश्चंस? हो पाए थे सॉल्व? नहीं? अच्छा, कोई बात नहीं, अब देख लेना एक बार। वाई? बिकॉज हमारे पेपर के अंदर है ना ऐसे ही केस स्टडी के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो इसीलिए इनकी प्रैक्टिस करना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बात और, इनके आंसर्स कैसे लिखने होते हैं वो मैं आप लोगों को कुछ एक दो चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो जाएं, जैसे जैसे टेस्ट अप्रोच करेंगे ना वैसे वैसे मैं बता दूंगी आंसर्स कैसे लिखने हैं इसमें। ओके, वाई? बिकॉज आंसर राइटिंग लॉ के अंदर थोड़ा सा अलग पैटर्न फॉलो होता है। वैसे नहीं लिखते हम लोग जैसे बाकी थ्योरी सब्जेक्ट्स में लिखना होता है ना, या जैसे अभी तुम लोग ने 11th 12th में लिख के आए हो, वैसे नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न होता है। तो एक बार थोड़ा सा तुम लोगों का लॉ के ऊपर अंडरस्टैंडिंग बैठ जाए, बेस बैठ जाए, उसके बाद फिर हम लोग उसका आंसर राइटिंग का भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोगों का चैप्टर नंबर 1 जो था वो डन हो चुका है। फाइन। उस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने बेसिक्स देखे थे। अच्छा, मैंने एक चार्ट बनाने के लिए भी बोला था क्या? उसका माइंड मैप बनवाएंगे, है ना? ठीक है, तो अभी हम माइंड मैप बना लेते हैं एक बार पहले उसका, सो दैट तुम लोगों को ये याद रहे कि हमने इसमें क्या क्या चीजें कवर करी थी। वैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, याद है कुछ? क्या क्या पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में? हम्म। हम्म। तो हम लोगों ने एक तो बेसिक डेफिनेशंस देखी थी, राइट? जैसे कि ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, प्रॉमिस, कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट, ये सारी डेफिनेशंस देखी थी। उसके अलावा हम लोगों ने ना ऑफर के और एक्सेप्टेंस के रूल्स देख लिए थे, और कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हो गया, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो गया। ठीक है, तो एक काम करो, अभी पहले समरी बनाओ इसकी फर्स्ट चैप्टर की, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब ये चीज सुन लो कि हम इसको कैसे बनाते हैं। ये माइंड मैप जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रही हूं अभी, ये है ना तुम्हारे रिवीजन के टाइम पे तुम्हें काम आएगा। जो भी लोग पहली पहली बार अगर उठा करके पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए ये हेल्पफुल नहीं रहेगा, ये मैं पहले ही बता रही हूँ। ये सिर्फ रिविजन के लिए हेल्प करेगा। तो इसीलिए क्यों बना रहे हैं हम इसको, क्योंकि हम इसके अंदर सिर्फ हेडिंग सेटिंग्स पुट करने वाले हैं। मतलब जो भी टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े हैं उनकी सिर्फ हेडिंग सेटिंग्स डालेंगे। सो दैट क्या होगा, अगर तुम लोगों ने अच्छे से एक दो बार रिविजन कर रखा है ना उस चैप्टर का, तो बाद में एग्जाम के जाने से एक दिन पहले आप अगर सिर्फ उस माइंड मैप को पढ़ लोगे ना, तो उससे तुम्हें हेडिंग देखते ही अंदर का पूरा प्रोविजन क्लिक हो जाएगा कि अच्छा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इस टाइम पे कंप्लीट होता है। एक्सेप्टेंस है तो वो प्रपोजर के अगेंस्ट इधर कंप्लीट होती है और एक्सेप्टर के अगेंस्ट ऐसे कंप्लीट होती है। तो अगर तुम लोगों ने अच्छे से पढ़ाई कर रखी होगी तो तुम्हें वो माइंड मैप के हेडिंग्स देख देख के ही पूरा प्रोविजन दिमाग में रिकॉल हो जाएगा। और मानो अगर रिकॉल नहीं हो रहा है तो समझ जाना हमारी तैयारी अच्छी नहीं है। वापस पीछे जाना, नोट्स पूरे स्टडी करना अपने, और फिर इस माइंड मैप से रिवीजन करना। ठीक है, क्लियर है? तो फर्स्ट टाइम स्टडी करने वाले के लिए हेल्पफुल नहीं है। फर्स्ट टाइम स्टडी मतलब तुम जब सेल्फ स्टडी करने बैठोगे ना पहली पहली बार, तब तुम्हारे लिए हेल्प नहीं करेगा। ये तुम्हारे लिए रिवीजन के टाइम पे सही रहेगा। ठीक है, तो नोट कर लो फिर इसमें हेडिंग डालो एक तो चैप्टर 1। एक सेकेंड। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर तुम लोगों ने यूनिट 1 लिखा होगा आई थिंक, है ना? तो यूनिट 1 करके नेम लिख दो इसका। और अपनी नोटबुक्स को हॉरिजॉन्टल में करके बनाना, तो चार्ट ज्यादा अच्छे से बन जाएगा। और अगर वैसे बना सकते हो तो वैसे भी देख लो, मतलब वो तुम्हारे स्किल्स हैं, तुम्हें कैसे वर्क करना है। अच्छा, अब तुम लोग है ना स्टार्टिंग से अपने नोटबुक्स में पीछे जाओ और मुझे बताओ हम लोगों ने स्टार्टिंग से लेके क्या क्या टॉपिक्स पढ़े हैं इसमें, क्या क्या पढ़ा है। एक बार पीछे का भी खोल के देखो क्या क्या पढ़ चुके हैं हम। सबसे पहले हम लोगों ने कहां से स्टार्टिंग किया था?
डेफिनेशन से स्टार्टिंग की थी, तो मैं पहला यहाँ पे चार्ट के अंदर जो हेडिंग पुट कर रही हूं वो डेफिनेशंस पुट कर रही हूं। और डेफिनेशंस के अंदर हमने कौन कौन सी डेफिनेशंस पढ़ी हैं? ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? तुम लोग चाहो, अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो कि कैसे बनाना है तो पहले देख लो मैं कैसे बना रही हूँ, फिर आराम से 5-10 मिनट्स लेकर के तुम बना लेना उसको। अच्छा, सेकंड टॉपिक हमने क्या इसमें लिखा था? इसेंशियल्स। ठीक है, सेकंड हेडिंग हम लोगों ने इसमें इसेंशियल्स की लिखी थी। अच्छा, इसेंशियल्स कौन कौन से होते हैं बताओगे मुझे? क्या क्या इसेंशियल्स होते हैं? वैलिड, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं। प्री कंसेंट, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, फिर कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, और एक था लॉफुल कंसिडरेशन। नॉट डिक्लेयर्ड एज वॉइड। अच्छा, ये हम लोग ने सेक्शन 10 वाले लिखे हैं, है ना? अदर देन सेक्शन 10 भी तुम इसी के नीचे लिख सकते हो। तो इस चार्ट को और ज्यादा इलेबोरेट अगर करना चाहते हो तो वो तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास जितनी स्पेस है उस हिसाब से देख लेना। ठीक है, अभी सिर्फ मैंने यहाँ पे कौन से वाले लिखे हैं? अंडर सेक्शन 10 जो है सिर्फ वो ही पुट किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा था फिर हमने? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, कौन कौन से टाइप्स देखे? अलग अलग बेसिस पे थे। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ बेसिस लिख रही हूं, अगर तुम लोगों के पास स्पेस हो तो सारे बेसिस के अंदर भी क्या क्या है उनकी भी हेडिंग्स तुम लोग पुट कर सकते हो। ओके, तो बेसिस क्या क्या पढ़े हम लोगों ने इसमें? पहला, ऑन बेसिस ऑफ एनफोर्सिएबिलिटी। दूसरा किसके बेसिस पे था? फॉर्मेशन के बेसिस पे। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस। नेक्स्ट, फिर काइंड्स ऑफ ऑफर आ गया। ठीक है, अब तुम्हारे पास अगर जगह हो तो एनफोर्सिएबिलिटी के अंदर हमने कौन कौन से पढ़े थे, याद है? याद है एनफोर्सिएबिलिटी के अंदर कौन कौन से थे? ठीक है, अगर जगह हो तो इनके अंदर वो भी लिख लो। फिर सेकंड पॉइंट में फॉर्मेशन के बेसिस पे कौन कौन से थे? एक्सप्रेस्ड, इम्प्लाइड। ठीक है, ये सारे थे, ये इसके अंदर लिख देना। परफॉर्मेंस के बेसिस पे कौन कौन सा था? एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी के दो टाइप्स कौन से थे? यूनिलेटरल एंड बायलेटरल। तो तुम्हारे पास अगर स्पेस है नीचे तो तुम इसको और ज्यादा क्या कर सकते हो? इलेबोरेट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्या था फिर? टाइप्स ऑफ ऑफर्स। हाँ, एक ही चीज है, काइंड्स हो या टाइप्स हो। टाइप्स ऑफ ऑफर में क्या क्या आता है? इसमें भी बेसिस थे या डायरेक्ट था? डायरेक्ट दे रखा था। क्या क्या पॉइंट्स थे इसमें? जनरल, स्पेसिफिक, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर एंड स्टैंडिंग ऑफर। बस यही थे। ठीक है, याद आ रहा है कुछ? हम लोग ने ऐसा कुछ पढ़ा भी है या नई नहीं लग रही है टर्म्स? याद आ रहा है ना? ठीक है, उसके बाद इसेंशियल्स पढ़े थे, ऑफर के भी पढ़े और एक्सेप्टेंस के भी पढ़े। सही है, ठीक है। तो एक मैं लिख रही हूं इसमें एसेंशियल्स ऑफ ऑफर। तुम लोग क्या करना है, इसके अंदर इसके एसेंशियल्स की हेडिंग पुट कर देना। ठीक है, अगर जगह हो तो उसके अंदर डिटेल में इसको पुट कर देना। और एक हमने क्या देखा? इसेंशियल्स ऑफ, ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रही हूं मैं।
और एक हमने देखा एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। ठीक है, और ये वाला एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग। ओके, तो मेनली अब हमारे पास लास्ट दो हेडिंग्स ही आ रही हैं। सही है, एक तो आएगा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर का अलग था, एक्सेप्टेंस का अलग था, और एक हमने रिवोकेशन भी पढ़ा, राइट। रिवोकेशन भी ऑफर का भी था एंड एक्सेप्टेंस का भी था। ठीक है, प्लस मोड्स भी पढ़े हम लोगों ने रिवोकेशन के, मोड्स भी पढ़े हैं क्या? है। ठीक है, तो मैं उसको मोड्स को यहीं पे ही लिख रही हूं प्लस करके। अब देखो, ये पूरा तुम्हारा समरी है फर्स्ट चैप्टर का। ओके, इसको माइंड मैप बोलते हैं। फाइन, ये समरी है, ये तुम्हें रिवीजन के टाइम पे हेल्प करेगी। अभी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा क्या मैम सारी हेडिंग्स हेडिंग्स पुट करवा दी आपने इसमें, इससे हम कैसे पढ़ाई करेंगे? लग रहा है क्या ऐसा किसी को? नहीं। अच्छा, बट ये तुम्हें रिवीजन के टाइम पे ट्रस्ट में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और अभी भी मैं कह रही हूं, तुम तुम्हारी तरफ से अगर मेहनत करो ना तो तुम इसको और इलेबोरेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे एसेंशियल्स लिख दो, इसके अंदर हेडिंग्स हेडिंग्स हो गई, वैलिड एक्सेप्टेंस का हो गया, वो पुट कर दो। बाकी ये सब तुम ऐसे ही रहने दो, ये ऐसे ही रहने दो, ये तुम्हें खुद को याद आना चाहिए, क्लिक करना चाहिए। अब बताओ, किसी को कोई डाउट आ रहा हो नोट्स बनाने में तो मुझसे पूछ लो, मैं आइडियाज बता दूंगी। काम करती हूँ, ज्यादा छोटा हो गया हो तो पहले इसका ये फर्स्ट हाफ लिख लो, फिर दूसरा हाफ दिखा दूंगी मैं।
इतना पोर्शन हो गया सबका? थोड़ा सा इधर कर दूं? हम्म। मतलब कैसे? हाँ हाँ, वो मिल जाएगा ना। हाँ हाँ, एक बार फिर भी ऊपर कंफर्म कर लेना ना, मिल जाएगा वैसे तो। हो गया, नोटिंग हो गया सबका? बन गए सबके, बन गए? सुंदर सुंदर चार्ट्स बने हैं या खिचड़ी बन गई? चलो, मेन मेन हेडिंग्स तो नोट कर ली ना सब लोगों ने? मेन मेन हेडिंग्स तो कर ली ना? करें फिर, न्यू चैप्टर स्टार्ट कर लें फिर। चलो, हेडिंग लिखो जो नया यूनिट है हमारा, दैट इज यूनिट नंबर 2, कंसिडरेशन। सेकंड यूनिट का नाम है कंसिडरेशन।
अच्छा, कंसिडरेशन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का और अग्रीमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट है या नहीं है ना? अच्छा, वो फॉर्मूला याद है जो हमने पहले दिन पढ़ा था? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इक्वल्स टू एग्रीमेंट, एग्रीमेंट प्लस इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। तो कंसिडरेशन आया ना बीच में इसमें, यानी अग्रीमेंट ही कंसिडरेशन के बिना नहीं बन सकता। आगे की कहानी तो पूरी छोड़ो तुम, कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही नहीं सकता। इनफैक्ट अग्रीमेंट का भी ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, अब कंसिडरेशन का मीनिंग हम लोगों ने क्या सीखा था पहले? समथिंग इन रिटर्न, ठीक है। अब वो समथिंग कुछ भी हो सकता है, समथिंग कुड बी एनीथिंग ना। अब एनीथिंग का मतलब क्या है? वो कोई एक्ट भी हो सकता है और पैसे भी हो सकता है, सही है। अच्छा, एक्ट, अब हम लोग यहाँ पे जो पढ़ेंगे डेफिनेशन इसकी देखेंगे। डेफिनेशन कहती है कि कंसिडरेशन में एक्ट परफॉर्म करने को लेकर के भी प्रॉमिस हो सकता है और नहीं करने को लेकर भी प्रॉमिस हो सकता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी पर्सन को ऐसे कहते हो कि अगर तुमने आज से लेके स्मोकिंग करना बंद कर दिया तो मैं तुम्हें इतना अमाउंट पे करूंगा या मैं तुम्हें ये गिफ्ट दूंगा, ऐसा करके कह रहे हो आप। इसका मतलब अगर नहीं करने की भी हम बात कर रहे हैं ना उसको, तो भी वो क्या कहलाएगा? कंसिडरेशन कहलाएगा, ठीक है। तो चाहे वो एक पॉजिटिव एक्ट हो या नेगेटिव एक्ट हो, अभी यहाँ पे नेगेटिव एक्ट की बात हो रही है कि तुम्हें स्मोकिंग नहीं करना है, नहीं करना है, तब हम क्या करेंगे? तुम्हें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देंगे, ऐसा। तो दोनों चीजें क्या हो जाती हैं यहाँ पे? कंसिडरेशन हो जाती है। यानी कि आप एक्ट करो या कुछ नहीं करने का प्रॉमिस करो, या फिर मनी, मनी तो है ही हमेशा ना, इसको हम क्या बुलाते हैं? कंसिडरेशन बुलाते हैं। ओके, अब एक काम करो, कंसिडरेशन की डेफिनेशन लिखो पहले, फिर हम बाकी चीजें समझते हैं। सेक्शन नंबर्स तुम लोगों को याद है क्या? पहले हम लोगों ने जो लिए थे, ऑफर का क्या था? 2A, ठीक है। फिर उसके बाद 2B एक्सेप्टेंस, 2C था ही नहीं, C था ही नहीं, 2D था क्या? अच्छा, 2D कंसिडरेशन का है। ओके, वो अब आ गया 2D। 2E किसका था? एग्रीमेंट का। और 2H कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। बीच में 2D जो था ना वो मिसिंग था। 2D के अंदर कंसिडरेशन डिफाइंड है, तो इसमें लिखेंगे हम, डायरेक्टली सेक्शन डाल दो, सेक्शन 2D। 2D के हिसाब से डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन, क्या डेफिनेशन है? पार्ट्स में ब्रेक कर रही हूं मैं पूरी को। When at the desire of promiser the promisee or any other person has done or abstained from doing, या फिर does or abstains from doing या फिर promises to do or abstain from doing something। इन तीनों के बीच में और है, such an act
or abstinence or promise is called as consideration. देखो ये डेफिनेशन है पूरी, इसको पूरे को पार्ट्स में ब्रेक कर दिया ताकि तुम्हारे लिए इसका लर्निंग करना इजी हो जाए. डन, नोटेड. ओके, कंसिडरेशन का मीनिंग देखो. अब तुम लोग है ना इस पूरी डेफिनेशन को ऐसे पार्ट्स में लिखा है, मतलब लर्निंग करना अब हमारे लिए कितना इजी हो जाएगा, वरना तुम्हारे लिए लैंग्वेज समझ में ही नहीं आती कि क्या लिखी हुई है. देखो समझते हैं. व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसर कौन होता है? जो प्रॉमिस करता है. तो ऑफरर या ऑफरी? ऑफरर है, ठीक है. प्रोमिसर का मतलब क्या निकालेंगे यहाँ पे? ऑफरर है. ओके, एंड यहाँ पे प्रोमिसी है. प्रोमिसी कौन हुआ? ऑफरी हुआ, ठीक है. तो क्या बोल रही है, पहली लाइन इसकी कह रही है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, यानी कि कंसिडरेशन जो है वो किसकी मर्जी से मूव करेगा? ऑफरर के मर्जी से करेगा, ठीक है. प्रोमिसर की मर्जी से होना चाहिए. एक एग्जाम्पल लो इसमें. मुझे है ना मेरा घर पेंट करवाना है, तो मैंने ना एक पेंटर को बुलाया और मैंने उससे कहा कि भैया आप मेरा घर पेंट कर दोगे क्या? पूरा इतना इतना स्क्वायर फीट है, ऐसे ऐसे ये कलर पेंट करना है, पूरा मैंने उसको बता दिया. अब यहाँ पे तुम ये सोचो, अगर मैं नहीं मैं उसको ऑफर दे रही हूँ ना पेंट करने का, अगर मेरी मर्जी नहीं होती तो वो कर लेता क्या मेरा घर पेंट? नहीं कर पाता ना. तो इसलिए डिजायर किसका है? मेरा, ऑफरर का, है ना. अगर मेरा डिजायर नहीं होता तो क्या ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनता? क्या हमारा आपस में कंसिडरेशन डिसाइड हो पाता? नहीं होता. तो इसीलिए कंसिडरेशन हमेशा किसकी मर्जी से होगा? प्रोमिसर की मर्जी से होगा, यानी कि ऑफरर की मर्जी से होगा, ठीक है. द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन has done और abstained from doing. अच्छा, इसका मतलब कर कौन रहा है? इन तीनों का मतलब हम बाद में समझेंगे, लेकिन तुम ये देखो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कौन कर रहा है? ऑफर ही करेगा या कोई और पर्सन भी कर सकता है? अच्छा, अब मैंने पेंटर वाले भैया को बोला था ना कि भैया मेरा घर पेंट कर देना, तो भैया बोले कि ना अभी दिवाली का टाइम है और है ना मैम मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं तो बहुत ज्यादा बिजी हूँ, लेकिन मेरा भाई फ्री है, आप उससे करवा लो, वो भी यही काम करता है ना. तो ठीक है, अब मैंने जिसको ऑफर दिया है वो खुद नहीं कर सकता, लेकिन उसने क्या करा, किसी और पर्सन को रख दिया मेरा काम करने के लिए. तो मतलब क्या है, एनी अदर पर्सन भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है. जरूरी नहीं है जिस प्रोमिसी को मैंने दिया है ना ऑफर, वही का वही इंसान आकर के उसको परफॉर्म करे, नहीं, कोई और भी परफॉर्मेंस दे सकता है. ओके, तो एनी अदर पर्सन कौन हो गया? स्ट्रेंजर. ये स्ट्रेंजर है, ठीक है. मतलब जिसको ना कॉन्ट्रैक्ट दिया ना, जिसको मतलब ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कुछ नहीं है उसके साथ, बस उसको क्या करा जा रहा है, वहां पे परफॉर्मेंस करने के लिए रखा जा रहा है. कौन रख रहा है? प्रोमिसी रख रहा है, क्योंकि प्रोमिसी खुद अवेलेबल नहीं था यहाँ पे. ओके, अब व्हेन एट द डिजायर ऑफ ऑफरर,
ऑफरी मतलब प्रोमिसी या एनी अदर पर्सन। अब क्या कर रहा है प्रोमिसी या एनी अदर पर्सन, तुम ये तीनों स्टेटमेंट्स एक बार जनरली पढ़ के देखो, कुछ तुम्हें डिफरेंस लग रहा है क्या इनमें, या एक सी बात बोल रखी है बार बार। एक ही बात है, कुछ भी थोड़ा सा माइन्यूट सा कोई डिफरेंस हो, टेंसेस का डिफरेंस है बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। कहने का मतलब हैज डन या एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, कौन सा टेंस है ये, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं ये, ठीक है, मतलब ये वाली चीज पास्ट की बात कर रही है। ओके मतलब वो काम कर चुका है या फिर करने से मना करा था तो वो भी फुलफिल हो चुका है ऐसा। या फिर डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, अब ये क्या है, फ्यूचर है कि प्रेजेंट है, प्रेजेंट है ये, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा प्रेजेंट टेंस, फाइन। या फिर प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, अब ये कौन सा हो गया, बचा ही वो है ना, तो ये हो गया आपका फ्यूचर टेंस। तो कुल मिला के हम ये कह रहे हैं कि प्रोमिसी या कोई और स्ट्रेंजर या तो कोई काम कर चुका है, या फिर वो अभी कर रहा है, या वो फ्यूचर में करने का प्रॉमिस कर रहा है, ठीक है। बट पॉइंट ये आती है कि ये बार बार एब्सटेन्ड वर्ड क्या लिखा हुआ है, ये वर्ड हमने पहले भी पढ़ा था जब ऑफर की डेफिनेशन लिखी थी। क्या मतलब होता है इस वर्ड का, काम करने से मना करना, मतलब कोई ऐसा प्रॉमिस जो काम नहीं करने के लिए किया गया है। ओके अब इसका एग्जाम्पल सुनो, यहाँ पे क्या हो सकता है। अभी अभी मैंने तुम लोगों को बताया जैसे कि प्रॉमिस करो कि तुम स्मोक नहीं करोगे आज से लेके, तुम्हें बदले में तुम्हें एक रिवॉर्ड पे करने के लिए रेडी हूं। अब अगर सामने वाले ने वो काम नहीं करने का प्रॉमिस किया, यानी मैं आज से लेके स्मोकिंग नहीं करूंगा, तो मैं उसको क्या दे दूंगी, रिवॉर्ड दे दूंगी, फाइन। दूसरा एग्जाम्पल, अभी सपोज करो मेरे को है ना किसी ने कोई क्राइम करते हुए देख लिया, अब मैं मुझे पता लग गया कि ये तो उसका एविडेंस बन जाएगा, कोर्ट में जाकर के मेरे अगेंस्ट बोलेगा। मैंने उसको क्या कराया, पैसे खिला के मुंह बंद करा दिया, मतलब मैंने उसको कहा कि है ना मैं तुझे 5 लाख रुपए दे रही हूं, मेरे खिलाफ केस फाइल मत करना और मेरे खिलाफ किसी को भी जाके कुछ मत बोलना। तो मैंने नहीं करने के लिए बोला ना उसको, और उसने कहा चलो ठीक है आप पैसे दे दो मुझे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं मुंह बंद रखूंगा अपना। तो वो मुझे प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपके ऊपर केस फाइल नहीं करूंगा, मैं आपके खिलाफ कुछ भी जाकर के कोर्ट में नहीं बोलूंगा। तो इसका मतलब क्या है, वो एब्सटेन्ड कर रहा है। मेरे 5 लाख रुपए देने के बदले उसका ये प्रॉमिस कंसिडरेशन है क्या, है, बिल्कुल है, ठीक है, ठीक बात है एकदम। ओके तो ये हो गया पास्ट के टर्म्स में, पास्ट ये है, प्रेजेंट ये है, और ये फ्यूचर है। अब चाहे वो काम करने के लिए हो या नहीं करने के लिए हो, दोनों ही चीजें क्या हो जाएंगी, कंसिडरेशन हो जाएंगी। ओके बस लास्ट में ये लिखा हुआ है, सच एन एक्ट, पॉजिटिव चीज है तो वो एक्ट है, नेगेटिव है तो एब्सटिनेंस है, और फ्यूचर है तो फिर वो क्या हो जाएगा, प्रॉमिस हो जाएगा। बस सिंपल सी चीज है, ऐसा ही लिखो, ये एक्ट तो हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, एब्सटिनेंस का मतलब हम नेगेटिव चीज की बात कर रहे हैं। ये मैंने जहां जहां जो जो चीजें लिखी है ना, तुम लोग भी पेंसिल से लिख लिया करो, ताकि अगली बार जब पढ़ने के लिए उठाओ तो तुम्हें समझ में आए इन चीजों के मतलब। और एक बात और, पूरे डेफिनेशन को हम लोगों ने क्या किया, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब तुम कभी भी नहीं भूलोगे इसको, 2-3 बार जोर जोर से बोल लेना, इस पूरे प्रोविजन को आराम से याद हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब समझ में आ गया सबको। तो डेफिनेशन क्या कह रही है, पहली बात तो कंसिडरेशन मूव किसकी मर्जी से करेगा, प्रॉमिस सर की मर्जी से करेगा। अच्छा उसको परफॉर्म कौन कर रहा है, प्रॉमिसी या फिर एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन भी कर सकता है। अच्छा अलग अलग टेंसेस कौन कौन से हैं,
पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों में कुछ भी हो सकता है। एंड ऐसे किसी एक्ट या एब्सटिनेंस या प्रॉमिस को हम क्या बुलाते हैं? कंसिडरेशन बुलाते हैं। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे किसी को भी? 4 पार्ट्स में पूरी डेफिनेशन को हमने डिवाइड कर दिया ना। अब एक बार इसके अंदर हेडिंग डालो लीगल रूल्स। अब लीगल रूल्स डेफिनेशन से ही निकल के आ रहे हैं, आधे से ज्यादा पॉइंट इसी में से ही निकल के आएंगे। लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन। फर्स्ट पॉइंट, consideration must move at desire of। किसकी डिजायर से मूव करता है कंसिडरेशन? प्रोमिसर। consideration must move at desire of promiser। consideration may move from promisee or any other person but only at request of promiser। only at request of promiser। an act done at desire of third party is not a consideration। और इसको लेकर अभी हम एक केस पढ़ेंगे। दुर्गादास वर्सेस बलदेव। डी एंड पी। डी ने पी को क्या किया? प्रॉमिस किया टू पे कमीशन ऑन आर्टिकल्स sold through their agency। sold through their agency। in a market। पर ये जो मार्केट थी ना, इसको मार्केट को किसने कंस्ट्रक्ट किया था? पी ने। पी कंस्ट्रक्टेड द मार्केट
at desire of collector. And not at desire of D. Therefore, D was not bound to pay commission. Hence, D was not bound to pay commission because there was no consideration from P. इस पूरे चार्ट को जब तुम आंसर के फॉर्मेट में लिखोगे ना, तो मैं उस हिसाब से पॉइंट्स मार्क कर देती हूँ. ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ये तुम्हारा सेकंड पॉइंट होगा और ये थर्ड होगा. तुम ऐसे चार्ट्स को स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दोगे ना, हो जाएगा काम. ये 3 डॉट्स है ना, देयरफॉर के लिए लगाया मैंने. देयरफॉर हम मैथ्स में ऐसे लिखते थे ना, हेंस और वो करके, उसके लिए. कहाँ पे? एक्चुअली ये ना डिफेंडेंट है और ये प्लेंटिफ है, इसलिए डी और पी लिखा है. ठीक है, अगर तुम चाहो तो तुम इसको ए बी भी लिख सकते हो, है ना, कुछ भी वर्ड्स लिख के वो कर सकते हो इसमें. पे कमीशन. अच्छा, एक बार इसकी स्टोरी सुन लो, फिर तुम लोग लिख लेना चाहे इसको. क्या स्टोरी है इसमें? एक्चुअली डिफेंडेंट है और ये प्लेंटिफ है. अब डिफेंडेंट कौन होता है? जिसके ऊपर केस फाइल किया गया, और प्लेंटिफ कौन है? जिसने केस फाइल किया है. ठीक है, अब हुआ क्या यहाँ पे, ये सुनना. इसने, ये जो पी है ना, प्लेंटिफ है, इसने ना एक मार्केट बनाई थी, पूरी मार्केट कंस्ट्रक्ट करी थी. लेकिन इसने मार्केट किसकी डिजायर पे कंस्ट्रक्ट किया था? कलेक्टर की डिजायर पे. लिखा हुआ है ना, कलेक्टर ने कहा था इसको कि तुम्हें क्या करना है, मार्केट बनानी है पूरी. ओके, अब देखो, पी ने अगर मार्केट बना के दी है, तो मार्केट का जो कमीशन है, मतलब जो पैसा है, कंसिडरेशन है, वो प्लेंटिफ को किससे मिलना चाहिए? कलेक्टर से ही मिलना चाहिए ना, क्योंकि कलेक्टर ने रिक्वेस्ट किया था इसको बनाने के लिए. चलो ठीक है, ये बात तो हो गई साइड में कि मैंने मार्केट कंस्ट्रक्ट कर लिया. अब इसने, डिफेंडेंट ने क्या किया था? कमीशन पे करने के लिए प्रॉमिस किया था इसको कि भाई चलो ठीक है, तुमने मार्केट बना दिया, अब इस मार्केट के अंदर हम जो भी गुड्स सेल करेंगे ना, उसका एक सर्टेन पोर्शन कमीशन की तरह तुम्हें पे कर देंगे. लेकिन बाद में इसने क्या किया? वो कमीशन इसको पे नहीं किया. नहीं किया तो प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के ऊपर केस फाइल कर दिया. ओके, अब इसने इसके ऊपर केस फाइल किया ना, तो कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये तो तुझे दे रहा है कमीशन, ये तो दे देगा, चलो ठीक है, बट तुमने इसके लिए क्या किया? तुमने मार्केट बनाई थी. अब तुम कहोगे कि मैंने मार्केट इसके लिए बनाई थी, इसके लिए थोड़ी बनाई थी, तुमने तो कलेक्टर के लिए बनाई थी वो मार्केट. सही बात है.
अभी यहाँ पे पी ने मार्केट किसके रिक्वेस्ट पे बनाया था? कलेक्टर के। तो पी को कंसिडरेशन किसके किस मतलब कहां से मिलना चाहिए? इसको कलेक्टर से मिलना चाहिए। तो तुम डी से क्यों ले रहे हो? पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर डी तुम्हें कमीशन दे भी रहा है तो तुमने इसके लिए क्या किया बदले में? क्या तुमने इसकी रिक्वेस्ट पे काम किया था? नहीं ना। ऑफर इसका थोड़ी था, कुछ भी नहीं था। तो एक तरीके से पी और कलेक्टर का कॉन्ट्रैक्ट अलग था। कंसिडरेशन पी को कलेक्टर से मिलना चाहिए था, ना कि इससे मिलना चाहिए था। और अगर ये तुम्हें कमीशन दे भी देता तो तुम इसके बदले में क्या कंसिडरेशन दे रहे हो? इसको कुछ नहीं दे रहे हो। इसीलिए हमने क्या लिखा यहाँ पे, डी वॉज नॉट बाउंड टू पे द कमीशन बिकॉज देयर वॉज नो कंसिडरेशन फ्रॉम पी। पी से कोई कंसिडरेशन नहीं था, प्लस पी ने किसके रिक्वेस्ट पे ऐसा किया था? कलेक्टर के। हमने ऊपर इस केस की एक लाइन लिखी है, एन एक्ट डन एट द डिजायर ऑफ थर्ड पार्टी इज नॉट अ कंसिडरेशन। अभी इसने किस थर्ड पार्टी के कहने पे करा था? कलेक्टर के कहने पे किया था। ठीक है, तो कलेक्टर के कहने पे अगर तुम काम कर रहे हो तो इट डजंट मीन कि वो काम इसके लिए कंसिडरेशन बनेगा। ओके, अगर प्लेंटिफ कलेक्टर के कहने पे कोई काम कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि कलेक्टर की रिक्वेस्ट पे तुमने जो मार्केट कंस्ट्रक्ट करी है वो मार्केट बना के देना डिफेंडेंट के लिए क्या है? कंसिडरेशन है। नहीं, ऐसा नहीं है। वाई? बिकॉज तुमने डिफेंडेंट की रिक्वेस्ट पे थोड़ी ना मार्केट बनाई थी। मार्केट तुमने किसकी रिक्वेस्ट पे बनाई है? कलेक्टर की रिक्वेस्ट पे। तो तुम्हें पैसा भी कौन देगा? कलेक्टर देगा। डिफेंडेंट को तो देना ही नहीं चाहिए। आया समझ? स्टोरी समझ आई? ये हुआ था यहाँ पे। इसमें एक चीज और ऐड ऑन करनी है। डी डिड नॉट पे कमीशन एंड पी sued him। काम करना, फिर इसको तुम थर्ड पॉइंट मार्क करना, जो स्टेटमेंट मैंने अभी लिखा है, और ये फिर तुम्हारे लिए फोर्थ पॉइंट हो जाएगा। थोड़ा सा ये करेक्शन कर दो। फर्स्ट ये, सेकंड ये वाली लाइन, थर्ड ये वाली लाइन, और फोर्थ तुम्हारी कंक्लूजन की लाइन। ऐसा कर लेना। और जिन्होंने लिख लिया है वो एक बार ऐप पे ज्वाइन भी कर लेना प्लीज। ठीक है, तो अभी ये फर्स्ट पॉइंट एक बार लिखो। नहीं समझ आया तो हम दोबारा कल एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं, और रूल्स हम कल कंप्लीट कर लेंगे इसके। फाइन।